उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और यूसीसी लागू होने के बाद उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने देहरादून डीएम को ज्ञापन सौंपकर इसका विरोध जताया। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या इनकी नाराजगी है यूसीसी को लेकर के और किस प्रकार की इनकी नाराजगी है। यूसीसी को लेकर के क्या आप लोगों की नाराजगी है और यूसीसी से क्या परेशानी है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है और इसमें तमाम वो प्रावधान रखे गए हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुके हैं, मैं धर्म और संस्कृति बचाने के प्रतिबद्ध हूँ। लिव इन रिलेशन को इसमें मान्यता मिल रही है। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। सबसे पहला इससे आपत्ति मुझे ये है। दूसरी, ये संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल 44 जिसका सोर्स यूसीसी है, जहाँ से लिया गया है, वो अपने आप में कह रहा है देयर इज़ अ नीड ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इक्वालिटी। जब कह रहा है कि देयर इज़ अ नीड थ्रू आउट द कंट्री, तो इससे पता ये चला कि ये डायरेक्शन नहीं है, ये एक एडवाइस है। तीसरी बात यह है कि जो महिला उत्थान की बार बार बात कही जा रही है, इसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो कुछ नया हो। पहले से ही महिला उत्थान के प्रोविजंस 1929 जो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, 1937 का शरिया एक्ट है, 1939 का मुस्लिम मैरिजेस डिसोल्यूशन एक्ट है, 1986 का प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन डिवोर्स एंड मैरिज राइट्स है। जब पहले से ही कानून बने हुए हैं तो किसी नए कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हमारे फंडामेंटल राइट डिफाइन करते हैं, उसमें एक क्लॉज है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स। तो ये जो हमारे कल्चरल राइट्स हैं, जिसमें शादी है, तलाक है, इनहेरिटेंस है, ये सारी चीज़ें जो पर्सनल लॉज को कवर करता है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करे हैं। ये यूसीसी नहीं है, ये सेट ऑफ पर्सनल लॉज है, यानी उत्तराखंड के पर्सनल लॉ। इसको हम यूसीसी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ आप 25 किलोमीटर के बाद यूपी शुरू हो जाएगा, जो लॉ धाराशाही हो जाएगा, वहाँ नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति की वजह से मुख्यमंत्री जी एक मज़हब का, एक पंथ का कल्चर दूसरे मज़हब पर, दूसरे पंथ पर थोपना चाहते हैं। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान ने हमको ताकत दी है और हम इसका आखिरी दम तक विरोध करेंगे संवैधानिक मूल्यों के साथ, और माननीय न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाकर इस लॉ को रिपील कराएंगे। लेकिन जहां आपने बात की लिव इन रिलेशनशिप की, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, तो वयस्क लोग अपनी मर्जी से कहीं रह सकते हैं। अगर सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है तो उसमें क्या बुराई है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट पहले से कह चुका है, मैं कह रहा हूँ ना, नए बक्से में पुराना सामान है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मौजूद थी, तो इसमें उत्थान कहाँ हुआ? हम कल्चर की बात कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कोट किया है कि मैं धर्म और संस्कृति बचाने को प्रतिबद्ध हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ। दो विषयों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है कि भाई हाँ, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना, लीगलाइज करना, उसको यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति में घोलना मोलना, तो फिर लव जिहाद का नारा काहे लगा रखा है? लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। अब किसको करेंगे लव जिहाद? मुसलमान की अगर लड़की जाएगी तो घर वो तो लव जिहाद, वो घर वापसी, और अगर उधर से कोई लड़की आएगी तो लव जिहाद। तो यानी अब लव जिहाद नाम की तो चीज़ को एग्जिस्ट करेगी नहीं। कोई भी लड़का लड़की किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय से हो, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो फिर लव जिहाद का मुद्दा कहाँ चला गया? इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कुछ नहीं है, नए बक्से में पुराना सामान है। हलाला जैसी कुप्रथा को ख़त्म किया गया है इस यूसीसी में। उनका कहना है कि पहले महिलाओं को मजबूर किया जाता था हलाला के लिए, लेकिन इस कानून के आने के बाद इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। कानून हमारा पहले से ही शरिया कानून बना हुआ है और शरिया कानून के तहत हम लोग अपने कानून, इसको मुस्लिम एक्ट जो माउंटेन एक्ट दिया गया है, उसमें सब शरियाओं का जिक्र है। सब शरियाओं के अनुसार जो हमारे जो जितने भी मेल हैं, फीमेल हैं, वो उनको फॉलो करते हैं और वो प्रथाओं के आधार पर ही उन सब चीज़ों को बनाया गया है। उन सब चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। इन्होंने हलाला और इन जैसी प्रथाओं को ख़त्म करके ये एक पर्टिकुलर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, और इनका जो नारा देश के अंदर चल रहा है, मुसलमानों को वो करो, बेइज्जत करो, या उनके साथ में आप दुर्व्यवहार करो, या उनको अपने हिंदू समाज के अंदर ये दिखाओ कि देखो हम मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हिंदुओं को ये सिर्फ खुश करने के लिए। अगर आप आज इस बात को लेके हिंदू पक्ष के पास जाओगे तो उन्हें यूसीसी की फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होगी।
आप यूसीसी की फुल फॉर्म देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका इन्होंने रखा है समान नागरिक संहिता, उसके अंदर जौनसारी, उसके अंदर थारू, उसके अंदर राबी, उसके अंदर 2 प्रजाति और बॉक्सा, भोटिया, ये 5 प्रजातियां धर्म मुस्लिम गुज्जर भी उससे बाहर हैं। जो 5 जातियों को संरक्षित करने के लिए और उनकी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए, तो उन्हें तो कानून से बाहर कर दिया। और मुसलमानों के जो हमारी इद्दत और हमारे जो कस्टम है वो कर चल रही है हमारे, वो भी तो कल्चर का हिस्सा है। आज शरिया कानून कोई आज 1947 में थोड़ी बना है, शरिया कानून हमारा आज से थोड़ी चल रहा है, हम सूर्य हदीस पे चल रहे हैं, अब शरिया कानून पे चल रहे हैं। आज से कब से हमारा संविधान जो लागू हुआ है सन 1950 में लागू हुआ है, और जो हमारी हदीस आई है 1400 से पहले 1400 के उस पे आ चुकी है। तो हमारे कस्टम्स को डिनाई करके इनके कस्टम्स हैं। हलाला जैसी कुप्रथा जिसको कहा जा रहा है समाज के अंदर, वो तो उसको एक बुरी तरह से पेश किया गया है, तो उसको लेकर के बात की गई है सरकार की ओर से। हाँ, आज आपके माध्यम से पूरे देश से सवाल करना चाहता हूँ। बीजेपी का एक सांसद, बीजेपी का एक प्रवक्ता, हज़ारों एमएलए में से एक एमएलए बताते कि हलाला क्या है, इसका सोर्स क्या है। मैं आपको समझाता चलूँ, अगर एक मियाँ बीवी उनका किसी वजह से डिवोर्स हो जाता है, आई एम सॉरी टू से, इस्लाम में मैरिज एक सीक्रेट सैक्रेमेंट नहीं है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे अलावा और मज़हबों में ये जन्म जन्मांतर का बंधन है, मुसलमानों में कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो बात जब हलाला की करते हैं, अगर किसी वजह से तलाक किसी लेडी की हो जाए और वो अपनी मर्ज़ी से फिर दूसरी शादी कर ले और फिर उसका तलाक हो जाए, तो देखिए कैसे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर रहा है इस्लाम लेडीज़ का, कि वो अपने पहले हस्बैंड से शादी कर सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ तय कर ली गई है कि उसको शादी करने के बाद तलाक होनी है, तो ऐसी शरिया लॉ में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। ये एक नेगेटिव लोगों के अंदर एक वो फैलाया जा रहा है, एक दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ये जो बात करती है, ये हलाला नहीं हरामा है। हलाला का मतलब ये होता है, एक लेडी को तलाक हुई, उसने दूसरी शादी कर ली, अगर किसी वजह से उसको तलाक हो गई तो अपने फर्स्ट हस्बैंड से जाके वो शादी कर सकती है। उसको सारी उम्र मनहूस कहलाना नहीं पड़ेगा, उसे सारी उम्र सफ़ेद कपड़ों में नहीं रहना पड़ेगा, उसे चूड़ियाँ नहीं तोड़नी पड़ेगी, उसे समाज से अलग नहीं करना जाएगा कि त्यौहार आया ईद का, त्यौहार आया अलविदा जुमे का, त्यौहार आया मिलादुन्नबी का, तो वो एक अलग से हट जाएगी कि वो तो उसका तो शौहर जा चुका है। नहीं, कहीं ना कहीं इससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है, इसका नाम हलाला है। अच्छा मौलाना, आप बताइए, कुरान में लड़कियों को बाप की जायदाद में अधिकार देने की बात कही गई है, नहीं कही गई है? जिस तरह से इस यूसीसी के अंदर कहा गया है कि अब जो लड़कियां हैं उनको भी माँ बाप की जायदाद में अधिकार मिलेगा, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे शरीयत में है कि लड़की के लिए माँ बाप की भी जायदाद में है। लेकिन जब आदमी, अब हमारे माँ बाप जब अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ करते हैं तो उनके लिए जायदाद का भी करते हैं। हमारे घर में हमारे भाई ने अपनी बेटी के लिए पहले ही जो है लेके रख लिया है कि, लेकिन आदमी जो आप बार बार इस चीज़ को हमारे उसमें उछाला जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आप किस उसमें बेटी को बचा रहे हो? आपसे मैं आपके माध्यम से माननीय धामी जी से ये कहना चाहता हूँ, क्या हमारी बहन अंकिता भंडारी को आपने इंसाफ दिलाया अब तक के? उनके उसके मुजरिम तो जेल में है ही। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इतने ही बहनों से माओ से इतनी मोहब्बत है तो आप सबके बारे में सोचिए ना। और जिसमें कानून तो सभी के लिए है ना, सारी महिला। सॉरी टू इंटरफेयर इन बिटवीन, जो आपने बात करी है कि इस्लाम में इसका प्रोविज़न कहाँ है, कुरान में फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में बाकायदा इसके रेवलेशंस हैं कि लड़कियों को कितना हिस्सा दिया जाना है। 1/3 अगर किसी की प्रॉपर्टी है, 1/3 उसमें बेटियों का है। अब यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, लड़की को 2 तरफ से हिस्सा मिल रहा है एज़ पर शरिया एक्ट। एक अपने फादर की प्रॉपर्टी में 1/3 की हिस्सेदार है, दूसरा अपने हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी की मालिक है। इन केस अगर किसी का हस्बैंड डिसीज हो जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर उसका उतना अधिकार नहीं है, वो तो जो उसको मेहर मिल रहा है उसकी अधिकार है। आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको कुरान की आयत भी सुना सकता हूँ, मैं आपको कुरान की आयत भी सुना सकता हूँ, कुरान करीम की। जैसे अब तलाक हो गई बीवी की, तो उसके बाद क्या जो हस्बैंड है उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की हो जाएगी? देखिए, हम बात तलाक मेहर की बात हो रही है ना, मेहर होगा। हम तलाक की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तलाक की नहीं।
तलाक जब तक बीवी है तब तक तो सब कुछ उसी का है, लेकिन जब अगर तलाक हो जाती है तो उसके बाद तो जो मेहर है वही उसका है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मेंटेनेंस एक्ट चल रहा है, सीआरपीसी 125 जो अब बीएनएसएस हो चुका है, सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस का प्रोविजन है, पहले से लॉ में प्रोविजन है। और यहाँ मैं आपको बात बताता चलूँ, तलाक के बाद हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वो मनुष्य नहीं है, वो दूसरे हस्बैंड के यहाँ कहना चले ये गए। है भाई, कोई महिला उसकी तलाक हो गई और उसने शादी दूसरी जगह कर ली तो कोई भी लोग उसको पहले हस्बैंड से तो पैसा नहीं दिला सकता मेंटेनेंस का। दूसरी बात, इस्लाम में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ तो वाइफ का अधिकार हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे तब तक है जब तक वो उसकी वाइफ है। अगर उसकी तलाक हो जाती है तो जो उसके मेहर में है, चाहे वो पूरी प्रॉपर्टी हो चाहे वो 1 रुपया हो, उसका हक सिर्फ उतना है। ये अब जो ये कानून बनाया गया है इसमें उनका कहना है, पहली बात तो तलाक के बाद भी हस्बैंड वाइफ दोनों शादी नहीं कर सकते, कहीं एक साथ ही रहेंगे। दूसरी चीज़, पुष्कर सिंह धामी जी ने या उनकी सरकार ने जो ये यूसीसी बनाया है, उनका कहना है कि पहले मुस्लिम महिलाओं को या जिस तरह से 3 तलाक हो जाती थी या फिर जिस तरह से निकाह के बाद दूसरी जगह निकाह हलाला करना, इस टाइप का, इन कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए इसको लाया गया है और वो प्रोविज़न रखे गए हैं। मुसलमान इसका जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध की मुख्य वजह क्या है वो बताइए मुझे। देखिए, जो आपने ये बात कही कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैं भी पहले ही आपको सारे एक्ट्स गिनवा चुका हूँ। 1986 का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डिवोर्स एंड मैरिज राइट 1986 का है, जो 2019 में रिपील हुआ। शाबानों के केस में बड़ा हल्ला मचा था। 3 तलाक का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही ला चुकी है, तो अपने ही जाल में फंस रहे हैं ना। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ला चुकी है तो स्टेट गवर्नमेंट। दूसरे, आप ये सवाल कर रहे थे कि अगर उसका तलाक हो गया तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब वो वाइफ नहीं है, तो अपने फादर की प्रॉपर्टी में तो आज भी उसका हिस्सा बचा है ना 1/3 का। और वो मनुष्य नहीं बनी है कि वो किसी से शादी नहीं कर सकती। वो जहाँ दूसरे हस्बैंड से शादी करेगी तो वहाँ पर उसका पूरा उसको अधिकार मिल जाएगा। तीसरी बात ये है कि मेहर औरत 1 रुपये से लेके एक अनलिमिटेड क्वांटिटी तक रख सकती है, तो मेहर उसके लिए इतना काफ़ी है कि उसका जीवन यापन अच्छी तरह चल सकता है। इस यूसीसी में सब बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा भी तो होगा। मैं बता रहा हूँ इसमें अच्छा कहाँ है, जब आप अपना कल्चर देखिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कहीं पर भी और दूसरे मजहबों में इस तरह की चीज़ें, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस का क्लॉज नहीं था, इसलिए उनको कानून की ज़रूरत पड़ी। 1952 में मिस्टर नेहरू की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। 1957 का चुनाव पूरा का पूरा हिंदू कोड बिल पर लड़ा गया, जिसमें 1955, 56 और 57 के डिफरेंट एक्ट्स आए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट आया, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट आया, ये सारे आए क्योंकि 97 का शरिया एक्ट ये सारी चीज़ें कवर कर रहा था, जिसकी सोर्स कुरान और हदीस है, इसलिए ऐसे किसी लॉ की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हिंदुत्व फोर्सेस अपने कल्चर को, अपने रंग को, अपने मज़हब को थोपना चाहती हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक मेरा आप लोगों से सवाल है कि हम जब अपने हित की बात करते हैं तो हमें शरिया कानून याद आता है, लेकिन जब हम में से कोई कत्ल कर दे या चोरी कर ले तो शरिया कानून की जगह हम आईपीसी या सीआरपीसी की तरफ भागते हैं कि भाई हाथ नहीं कटवाना है मैंने और गर्दन नहीं कटवानी है। तो ये दो जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको लेकर के बड़ी नाराजगी रहती है सब लोगों में कि भाई शरिया कानून चाहिए तो फिर पूरा ले लो। आप सुनिए, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बीजेपी के एक प्रवक्ता का जो झूठ बोलते हैं टीवी पर, कभी मेरा सामना हो तो उनसे पूछूंगा, ये उनका फैलाई हुई बात है। इंडिया में क्रिमिनल लॉज थ्रू आउट द कंट्री एक ही हैं, थ्रू आउट द कंट्री, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉ की बात चल रही है। पर्सनल लॉ जगह जगह पे अलग बने हुए हैं। 1867 का पोर्चुगीज पर्सनल लॉ में मुस्लिम लड़की को शादी किस उम्र में करनी चाहिए? पर्सनल लॉ में जब वो बालिग हो जाए। इसमें तो अब 18 साल कर दी एज, पहले से ही पॉक्सो का एक्ट बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया 1929 का चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 का बना हुआ, तो कहाँ से शादी हो रही है? तो फिर वहाँ पर्सनल लॉ आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा उसमें? क्योंकि आपके यहाँ तो जब लड़की को माहवारी या जिसे हेज कहा जाता है वो आने के बाद बालिग हो जाती है, उसके बाद वो शादी कर सकती है। आपके हमारे पर्सनल लॉ, आपके मेरे पर्सनल लॉ में, लेकिन कानून के हिसाब से तो उसकी शादी तभी होगी जब वो बालिग होगी। तो यहाँ तो फिर आपके दोनों एक्ट का आज तक किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? नहीं, बताइए। 1920 शायद यहाँ किसी को नाम भी नहीं मालूम होगा। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 पर किसी ने विरोध किया? पॉक्सो कानून का किसी ने विरोध किया? ये जो बात आप कर रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सिविल लॉज में, पर्सनल लॉज में, क्रिमिनल लॉ ताकि यूनिफॉर्मिटी है पूरे इंडिया में, इसलिए क्रिमिनल लॉ
पूरे इंडिया में एक है। ये पर्सनल लॉज हैं, ये सिविल लॉज हैं, ये फैमिली से रिलेटेड हैं, ये कल्चर से रिलेटेड है, ये फूड से रिलेटेड है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें इसलिए डिफरेंस है। क्या एक स्टेट में जिनकी पहचान है, जिन्हें हम सिख भाई कहते हैं, क्या उनको बिना किसी लाइसेंस के यहाँ पर वो खड़क लगाने का, किरपाण लगाने का प्रोविजन इन पर्सनल लॉज की वजह से है कि नहीं है? जब बात जल्लीकट्टू की आती है तो सबका मामला बंद हो जाता है, जब बात बकरीद की आती है तो सबका मुंह खुल जाता है। देखिए, इस देश में इस वक्त मुसलमानों का पॉलिटिकल आइसोलेशन करने की कोशिश की जा रही है। आप सोशल आइसोलेशन करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल आइसोलेशन करना चाहते हैं, किसी तरह से इकोनॉमिकल आइसोलेशन लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पे करना चाहते हैं। तो ये जो एक पंथ को अनटचेबल्स चाहिए थे, आज मुसलमानों को अनटचेबल्स बनाने की बात की जा रही है। तो क्या सही में यूसीसी मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, या इसमें कुछ अच्छाई तो होगी जो मुसलमानों को चकमा? जब आर्टिकल 25, 26, 27 हमारे संविधान का भारत के हर नागरिक को ये फ्रीडम देता है कि वो जिस चाहे धर्म का आचरण करे, जिस चाहे धर्म का अनुपालन करे, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? मैं तो पूछता हूँ कि बीजेपी की सरकार को आज इतना समय हो गया, उसको बात करनी चाहिए जन विकास के मुद्दों की, उसको बात करनी चाहिए महिला उत्थान की, उनको बात करनी चाहिए बेरोजगारों की नौकरियों की, लेकिन वो कोई बात नहीं करते, क्योंकि सरकार कभी अपना रिपोर्ट कार्ड रखकर सामने तो बात कर नहीं सकती। सरकार वोटों को सिर्फ पोलराइज करके इकट्ठा कर सकती है, और वो दिखाना चाहती है एक समाज को कि एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करके, उनको शिकार बनाकर, उनको निशाना बनाकर, उनको धार्मिक ठेस पहुंचाकर, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर वोट इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये सरकार जीरो है। तो इसके बाद आपका जो विरोध है ये कहाँ तक जाएगा? ये विरोध अभी शुरू हुआ है। हम संवैधानिक दायरे में, सड़क पर, सदन में, संसद में, और अगर माननीय न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा तो वहाँ तक जाएंगे, और जितनी हमारी ताकत है हम सब मुत्तहिद होकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस विरोध को लेकर के कोर्ट जाने की बात की जा रही है। क्या लगता है कि कोर्ट में कुछ आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि राज्यपाल के यहाँ से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के यहाँ से पास हो चुका है, अब इसमें कोर्ट क्या करेगा? इसमें कोर्ट क्यों नहीं करेगा? कोर्ट हमारी अपील सुनेगा तो ज़रूर। जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है, इंसाफ भी मिलेगा। और ऐसा नहीं है, हम रोड से लेके सदन तक वहाँ भी विरोध करेंगे, और कोर्ट का रास्ता तो हम अपना ही रहे हैं। जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें किसी भी स्टेज तक जाना पड़े, लेकिन इस कानून को वापस करा के ही चुप बैठेंगे। चलिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और यूसीसी का विरोध साफ तौर पे देखा जा रहा है। तमाम मुस्लिम संगठन हैं जो इस वक्त यूसीसी का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यूसीसी को लाया गया है प्रदेश में, वो यूसीसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके लाया गया है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी को हम सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं कि पूरे समाज में यूनिटी बन सके और एक जैसा कानून सबके लिए हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये विरोध आखिर कहाँ तक जाता है। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.